चलिए, तो देखिए हम लोग खनिज लवण को पढ़ रहे हैं। तो खनिज लवण में हम लोग कैल्शियम और फास्फोरस को देखे अलग अलग, लेकिन कैल्शियम और फास्फोरस दोनों एक दूसरे के साथ ही जुड़े हैं। दोनों क्या है? दोस्त हैं। अगर कैल्शियम है तो फास्फोरस भी मिलेगा। फास्फोरस अलग से कहीं नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है कि फास्फोरस कहीं अलग मिलेगा। जहां कैल्शियम होगा वहां फास्फोरस होगा, यानी दोनों क्या हैं? दोस्त हैं। ठीक है। तो कुछ प्रश्न हम आपसे पूछते हैं। खनिज लवण तो हम लोग पढ़ लिए हैं, तो कुछ प्रश्न कैसे आते हैं? जो खनिज लवण है, जैसे हम लोग पढ़े थे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ठीक है। इसमें कार्बन पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है? कार्बन पाया जाता है। ये सब कैसे पदार्थ कहलाते हैं? कार्बनिक पदार्थ। तो जो हमारा खनिज लवण है वो कार्बनिक न होके कौन सा पदार्थ है? अकार्बनिक पदार्थ है। तो आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि जो खनिज लवण है वो कार्बनिक पदार्थ है या अकार्बनिक? तो आप क्या कहेंगे? अकार्बनिक पदार्थ। ठीक है। अगला प्रश्न आता है कि पादपों या जो जंतु ऊतक जब जल जाते हैं, कि जलने पर पूर्ण रूप से जब जल जाते हैं तो जो राख बनती है उस राख को ही हम लोग क्या कहते हैं? खनिज लवण। तो जंतुओं या पौधों के जलने पर जो राख बनती है उस राख में क्या पाया जाता है? खनिज लवण। ठीक है। और हम लोग ये भी देखे हैं कि जो खनिज लवण है पूरे शरीर के भार का, पिछली क्लास में ही हम लोग देखे हैं कि 96% तो ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा होते हैं, और 4% हमारा जो होता है वो खनिज लवण होता है। क्या होता है? खनिज लवण। इस 4% में इस 4% में 2% अपना होता है कैल्शियम। 2% होता है कैल्शियम और 1% होता है फास्फोरस। ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि कैल्शियम और फास्फोरस का अनुपात हमारे शरीर में, कैल्शियम और फास्फोरस का अनुपात कितना होता है? कैल्शियम 2% तो फास्फोरस 1%। इसका मतलब दोनों में अनुपात कितना हुआ? 2:1, यानी 2:1। तो ये भी प्रश्न आता है, ये भी प्रश्न पूछा जाएगा कि कैल्शियम, हमारे शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस दोनों का अनुपात क्या है? ठीक है। तो 2:1। अगर आपसे फास्फोरस और कैल्शियम का अनुपात, अगर फास्फोरस अनुपाते कैल्शियम पूछता है तो देखिए फास्फोरस पहले है, फास्फोरस 1% वाला है और कैल्शियम 2% है, तो अनुपात क्या हो जाएगा? 1:2। अगर कैल्शियम जहां रहेगा वो 2 बनेगा और फास्फोरस जहां रहेगा 1 बनेगा। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता है कि कैल्शियम की हमारे शरीर में अगर 1200 ग्राम जरूरत पड़ती है, ठीक है, तो फास्फोरस की जरूरत कितना पड़ेगा? लगभग में इसका आधा। ये अगर कैल्शियम की जरूरत पड़ती है तो फास्फोरस का कितना होगा? लगभग में इसका आधा, यानी 600 ग्राम। ठीक है। इसीलिए हमारे शरीर में कैल्शियम कितना की जरूरत पड़ती है प्रतिदिन? 1200 ग्राम, और फास्फोरस की 400 से लेके 700 ग्राम। ठीक है। तो ये सब कुछ प्रश्न हैं जो बार बार आते हैं, तो ध्यान रखिएगा कि जो हमारा खनिज लवण है वो क्या है? अकार्बनिक पदार्थ है। और जंतुओं और पौधों, जंतु ऊतकों और पौधों के जलने पर जो पूर्ण रूप से जलने पर जो राख बनती है उस राख में को हम लोग क्या कहते हैं? खनिज लवण। उस राख में क्या मिलता है? अगर खनिज लवण। अगर आपसे पूछा जाए कि पौधों के जलने पर जो राख बनती है उस राख में क्या पाया जाता है?
प्रोटीन मिलेगा, विटामिन मिलेगा, वसा मिलेगा या खनिज लवण मिलेगा? तो क्या कहेंगे? खनिज लवण। कैल्शियम और फास्फोरस का अनुपात हमारे शरीर में कितना है? 2:1। हमारे शरीर में टोटल कितने ग्राम कैल्शियम की आवश्यकता पड़ती है? 1200 ग्राम। और 600 ग्राम फास्फोरस की, या 400 से लेके 700 ग्राम फास्फोरस की। ठीक है। ये खनिज लवण जो है, ये खनिज लवण जो है हमारे शरीर में, जो कैल्शियम है खनिज लवण में, जो कैल्शियम है, कैल्शियम और फास्फोरस खनिज लवण में, ये कैल्शियम और फास्फोरस ये दोनों मिलाकर टोटल कितने भाग होते हैं? 75%। देखिए 4% में 3% तो यही हो गए। 4% अगर खनिज लवण है तो 4% में 3% तो यही हो गए। कौन? कैल्शियम, फास्फोरस। परसेंटेज में बदल लीजिए, 3/4 गुणे 100 यानी कितना हुआ? 25 तिया 75%। तो 75% तो ये खुदा हो गए। 4% में 3% कैल्शियम और फास्फोरस है, तो परसेंटेज में बदलेंगे तो 3/4 गुणे 100 यानी कितना हो गया? 75%। ठीक है। तो इतने प्रश्न आप लोग जानते रहिए। ठीक है। चलिए, तो देखिए हम लोगों ने कैल्शियम के कार्य भी देखे होंगे। क्योंकि कैल्शियम और फास्फोरस एक दूसरे के दोस्त हैं, तो जहां जहां कैल्शियम का जो काम होगा वही काम फास्फोरस का भी होगा। जैसे कैल्शियम का काम क्या है? हमारे हड्डियों और दांतों का निर्माण करना, तो वो काम फास्फोरस का भी है। ठीक है। जो निर्माण करने वाला कार्य है वो कैल्शियम और फास्फोरस का दोनों का एक जैसा है। जहां कैल्शियम पाया जाएगा वहां फास्फोरस हर हाल में पाया जाएगा। हड्डियों और दांतों में कैल्शियम और फास्फोरस दोनों की मात्रा रहती है। ठीक है। ज्यादातर मैक्सिमम मात्रा में क्या होता है? कैल्शियम। तो अलग अलग कार्य को हम देख ले। हालांकि हम लोग कैल्शियम के कार्य देख भी लिए हैं कि क्या करता है, हड्डियों और दांतों का विकास करता है और मांसपेशियों के संकुचन, जैसे हृदय है, हृदय सिकुड़ता है, फैलता है, उस पर नियंत्रण करता है। ये सब चीजें हम लोग पढ़े हैं, पढ़ चुके हैं ना। और रुधिर के थक्का बनने में यानी रक्त के जमने में भी कैल्शियम का रोल है। ठीक है। तो ये कैल्शियम के बारे में हम लोग जान रहे हैं। फास्फोरस के बारे में थोड़ा सा उसका कार्य देख ले कि फास्फोरस के क्या क्या कार्य हैं। ठीक है। तो देखिए हड्डियों और दांतों का निर्माण करना तो होगा ही, उसके साथ साथ फास्फोरस जो है उस पदार्थ का निर्माण करता है जो वसा को संवहन करता है। वसा का क्या करता है? संवहन। तो याद रखिए कि फास्फोरस उस पदार्थ का निर्माण करता है जो वसा के संवहन में क्या होता है? सहायक होता है। किस पदार्थ का निर्माण करता है? वसा के संवहन में सहायक पदार्थ का निर्माण कौन करता है? फास्फोरस। तो याद रखिएगा कि उस पदार्थ का निर्माण करता है जो वसा के संवहन में क्या होता है? सहायक होता है। आनुवंशिक पदार्थों का निर्माण करता है। आनुवंशिक पदार्थ वो होते हैं जैसे माता पिता के गुण संतान से मिलते हैं। देखते होंगे कि सबके चेहरे अपने मामी या पापा से मिलते हैं। माता पिता से मिलते हैं कि नहीं? चेहरा कहते हैं ये तो अपने पापा को पड़ा है, ये तो अपने मम्मी को पड़ा है, ऐसा होता है ना। तो जो आनुवंशिक गुण होते हैं, एक गुण होता है, उस गुण का नाम है आनुवंशिक गुण। आनुवंशिक गुण के कारण ही माता पिता के संतान माता पिता से मिलते जुलते रहते हैं। तो वही है कि वसा जो है उस आनुवंशिकी पदार्थ का निर्माण करता है जो माता पिता के गुण संतान तक ले जाते हैं। यानी जो माता पिता के गुण हैं वो संतान तक पहुंचते हैं, जिस आनुवंशिकी गुण के कारण वो गुण कौन निर्माण करता है? फास्फोरस। ठीक है। फास्फोरस को ऊर्जा के रूप में भी देखते हैं। फास्फोरस को ऊर्जा के रूप में देखते हैं, या ऊतकों में ऊर्जा के रूप में। हमारे जो ऊतक हैं
ऊतकों में ऊर्जा के रूप में संचित रहती है। और जब हमारी मांसपेशियां संकुचित होती हैं, ठीक है, मांसपेशियों में जो संकुचन होता है, खिंचाव होता है, वो किसके कारण होता है? फास्फोरस की ऊर्जा के कारण ही होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि फास्फोरस के क्या कार्य हैं। फास्फोरस उस पदार्थ का निर्माण करता है जो वसा के संवहन में सहायक होता है। फास्फोरस आनुवंशिक पदार्थों का निर्माण करता है जो माता पिता के गुण को कहाँ तक पहुंचाता है? संतान तक। और फास्फोरस ऊतकों में ऊर्जा के रूप में भी संचित रहता है। ठीक है, वो ऊर्जा क्या करती है? जो सब ऊतक की ऊर्जा करती है, हमारे मांसपेशियों का क्या करती है? संकुचन करती है। ठीक है, सिकोड़ती है। ठीक है, तो ये फास्फोरस के कार्य हो गए। चलिए, तो देखिए कैल्शियम और फास्फोरस के बारे में हम लोग देख रहे हैं। तो कैल्शियम कहाँ कहाँ मिलता है और फास्फोरस कहाँ कहाँ मिलता है? वैसे जहाँ कैल्शियम मिलेगा वहाँ फास्फोरस मिलेगा, ठीक है, लेकिन कुछ भोज्य पदार्थ हैं जो फास्फोरस के लिए स्पेशली हैं, लेकिन वहाँ कैल्शियम में मिलेगा। फास्फोरस अलग से तो कहीं मिलेगा नहीं। तो पहले हम लोग देख लें कि कैल्शियम कहाँ मिलेगा। ठीक है, चलिए तो बताइए। देखिए, दूध में सबसे ज्यादा कैल्शियम मिलता है। ठीक है, कैल्शियम, छोटा बच्चा जो है, जो छोटा सा बच्चा है जो अपनी माँ का दूध पीता है, उसको सबसे ज्यादा कैल्शियम कहाँ से मिलेगा? बताइए, कहाँ से मिलेगा? वो दूध ही पीता है तो जाहिर सी बात है दूध से ही मिलेगा। तो शिशुओं को, छोटे बच्चों को जो कैल्शियम मिलेगा वो कहाँ से मिलेगा? माँ के दूध से। ठीक है, तो दूध और दूध से बने हुए जो पदार्थ हैं, जैसे पनीर हो गया, खोया हो गया, ये सब पदार्थ में कैल्शियम भर भर के मिलता है। कैसे मिलता है? भर भर के। ठीक है, तो दूध और दूध से बने पदार्थों में कैल्शियम भर भर के मिलता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि शिशुओं को कैल्शियम सबसे ज्यादा कहाँ से मिलेगा, तो दूध से मिलेगा। कहाँ से मिलेगा? दूध से। किससे? माँ के दूध से। ठीक है, उसके अलावा आप लोग जानते होंगे केकड़ा और झींगा मछली। देखे हैं केकड़ा? तो केकड़ा और झींगा मछली ये खाद्य पदार्थ है, लोग इसको खाते हैं। तो केकड़ा और झींगा मछली में भी कैल्शियम बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसमें केकड़ा और झींगा मछली जो है वो कैल्शियम का बहुत अच्छा स्रोत है। ठीक है, केकड़ा और झींगा मछली। तो केकड़ा और झींगा मछली अगर हम लोग खाते हैं तो क्या चीज खाते हैं? क्या खाते हैं? कैल्शियम। कौन सा खनिज लवण मिलता है? कैल्शियम। तो याद रखिएगा कि केकड़ा और झींगा मछली से हमें कौन सा खनिज लवण मिलता है? कैल्शियम। मोटा अनाज, मिलेट्स, मोटा अनाज को मिलेट भी कहते हैं। ठीक है, मोटा अनाज या मिलेट, जो सरकारी चावल गेहूं मिलता है, देखते हैं ये जो आंगनबाड़ी में मिलता है, उसमें मोटा मोटा अनाज मिलता है, मोटा अनाज। ठीक है, तो ये जो मोटा अनाज है, वो मोटे अनाज में भी कैल्शियम हमारे प्रचुर मात्रा में मिलता है। ठीक, दाल में चने का दाल, उड़द का दाल, मूंग का दाल, मोठ, तिल, राजमा और सोयाबीन। ठीक है, इसमें भी हमारे कैल्शियम मिलता है। दाल में चने का दाल, अगली बार जब चना का दाल खाइएगा तो ये जानिएगा कि हम लोग क्या खा रहे हैं? कैल्शियम। चने की दाल, उड़द की दाल, मूंग की दाल, मोठ, तिल, राजमा और सोयाबीन। जितना तेल हम लोग डालते हैं, तिलहन वाली चीजें, तिलहन मतलब सब समझ रहे हैं, सरसों का तेल, तिल्ली का तेल, सोयाबीन का तेल, ये नारियल का तेल होता है ना, तो जितना तेल वाली, तिलहन वाली जो फसल है, वो तिलहन वाली फसलों में भी कैल्शियम मिलता है। तिलहन वाली तेल में भी हमें क्या मिलता है? कैल्शियम मिलता है। और गिरीदार फल, यानी जो जैसे नारियल हो गया ना, जिसमें खुजा रहता है, जो ऊपर से ढका रहता है,
नारियल ढका रहता है, बादाम देखते हैं बादाम के ऊपर खोल रहता है, अखरोट के ऊपर खोल रहता है, तो इन सब में भी कैल्शियम भर भर के मिलता है। ठीक है, तो क्या क्या पता चला? दूध तो जान ही रहे हैं, उसके साथ साथ केकड़ा और झींगा मछली जाने, दाल में जो विभिन्न प्रकार की दाल हैं, राजमा हो गए, ठीक है, और तिल हो गया, मोठ हो गया, इन सब में मिला। तिलहन में जितना तेल वाली फसलें हैं वो उसमें वो हो गई, और गिरीदार फल जैसे नारियल हो गया, अखरोट हो गया और बादाम हो गया, इन सब में कैल्शियम भर भर के मिलता है। तो अब कैल्शियम के स्रोत पता चल गए। कैल्शियम किन में मिलेगा? दाल में मिलेगा कि नहीं? तेल में मिलेगा कि नहीं? मोटे अनाज में मिलेगा कि नहीं? बिल्कुल मिलेगा। दाल में मिलेगा, तेल में मिलेगा, मोटे अनाज में मिलेगा, और जो गिरीदार फल हैं जैसे नारियल हो गए, बादाम हो गए, अखरोट हो गए, उनमें भी मिलता है। ठीक है, सो छोटे बच्चों को अगर आपसे पूछा जाता है छोटे बच्चे को सबसे ज्यादा कैल्शियम कैसे मिलेगा, तो माँ के दूध से। फास्फोरस के लिए देखिए, जहां जहां कैल्शियम और प्रोटीन मिल पाए जाएंगे, जैसे सोयाबीन में क्या है? प्रोटीन मिलता है, दाल में भी प्रोटीन मिलता है, तो जहां जहां कैल्शियम और प्रोटीन होंगे, मिलेंगे, पाए जाएंगे, वहां फास्फोरस पाया जाएगा। जहां भी कैल्शियम और प्रोटीन और कैल्शियम, प्रोटीन और कैल्शियम जहां जहां भी रहेंगे, जिस भी खाद्य पदार्थ में प्रोटीन और कैल्शियम मिलेंगे, जैसे दूध में हमारे प्रोटीन भी मिलता है, कैल्शियम भी मिलता है, फास्फोरस मिलेंगे। ठीक है, तो उन सभी चीजों में दाल में कैल्शियम मिलता है, प्रोटीन मिलता है, फास्फोरस भी मिलेगी, कम में मात्रा मिलेगी, थोड़ी मात्रा मिलेगी, लेकिन मिलेगी। तो और फास्फोरस का बढ़िया स्रोत है अंडा, दूध, मछली। ठीक है, अंडा, दूध और मछली, अंडा, दूध, मछली, याद रखिएगा, ये फास्फोरस का बढ़िया स्रोत है। फास्फोरस का क्या है? अच्छा स्रोत है, अंडा, दूध, मछली। तो कैल्शियम और फास्फोरस के स्रोत के बारे में हम लोग देखें। ठीक है, चलिए देखिए, जो हम लोग भोजन खाते हैं, ठीक है, जो भोजन हमने खा लिया, तो जो कैल्शियम हमने खा लिया, जैसे मान लीजिए हमने मोटा अनाज ले लिया, मोटा अनाज खा लिया, दूध खा लिया, या हरी पत्तेदार सब्जियों में भी कैल्शियम पाया जाता है काफी मात्रा में, तो वो सब चीजें हमने खा लिया, तो वो जो कैल्शियम है उसका अवशोषण होगा, तभी ना हमारे शरीर हड्डियों को मिलेगा, हमारे शरीर को मिलेगा जब वो अवशोषित होगा तब ना। ठीक है, तो वही है कि जो अवशोषित होता है, अवशोषण होता है कैल्शियम का, वो कैसे होता है? जो अवशोषण होता है वो कहाँ होता है? छोटी आंत में। छोटी आंत का जो ऊपरी भाग है उसमें हमारे कैल्शियम का अवशोषण होता है, जो भोजन हम लोग ग्रहण करते हैं। क्या पूरा का पूरा अवशोषण हो जाता है? जैसे हमने दूध पिया, तो दूध का जो पूरा कैल्शियम है वो सारा का सारा अवशोषित हो जाता है, या कुछ कम अवशोषित होता है? तो पूरा अवशोषित नहीं होता। ठीक है, कितना अवशोषित होता है? केवल 20 से 30% कैल्शियम ही अवशोषित होता है। जैसे 100 ग्राम अगर हमने दूध लिया, 100 ग्राम कैल्शियम है उस भोज्य पदार्थ में, तो 100 ग्राम में से 20 से 30 ग्राम ही अवशोषित होगा, तो बकिया जो बचा उसका क्या होगा? क्या होगा सोचिए। 100 ग्राम अगर कैल्शियम का 20% भाग ही अवशोषित हुआ, 20 से 30% भाग हमारे शरीर को मिला, तो बाकी क्या होगा? क्या होगा? सुबह और शाम निकालते हैं हम लोग, दिन भर में कई बार हम लोग मूत्र विसर्जन करते हैं, मूत्र विसर्जन करते हैं ना, तो और सुबह और शाम मल भी निकालते हैं। तो मल और मूत्र, इन जो खराब पदार्थ हैं जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक नहीं है, जिनको हमारा शरीर अवशोषित नहीं कर पाता, वो चीजें कैसे बाहर निकलती हैं? उत्सर्जी पदार्थों को कौन बाहर निकालता है? वही मल मूत्र निकालते हैं।
वही ना, मलमूत्र के जरिए निकलते हैं। तो जो हमारे भोजन में जो कैल्शियम रहता है, उस कैल्शियम का 20 से 30% भाग तो अवशोषित हो जाता है, ठीक है। अब बकिया जो भाग बचता है, ज्यादातर भाग मल के साथ निकल जाता है। किसके साथ? मल के साथ। कैल्शियम कहाँ चला गया? मल में, ठीक है। और थोड़ा बहुत मात्रा कैल्शियम की हमारे मूत्र के साथ भी निकल जाती है, ठीक है। यानी 70% कैल्शियम बेकार हो जाता है, यही ना हुआ। 70% कैल्शियम क्या हो जाता है? बेकार हो जाता है। 70 से लेके 80% कैल्शियम क्या हो जाता है? वेस्ट चला जाता है। जो हम भोजन खाते हैं उसका 20 से 30% कैल्शियम ही अवशोषित होता है। अब बकिया जो है मल और मूत्र के साथ क्या होता है? बाहर निकल जाता है। मूत्र के साथ बहुत कम निकलता है और मल के साथ ज्यादा तक निकलता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई? अब से ये समझ गए कि जो हम कैल्शियम खाते हैं पूरा का पूरा कैल्शियम अवशोषित हो जाता है। ये कितना अवशोषित होता है? 20 से 30% कैल्शियम ही अवशोषित होता है, ठीक है। अब देखिए, जब ये अवशोषित होता है हमारे शरीर में, तो इस अवशोषण को कौन कौन प्रभावित करता है? कब हमारे शरीर में कैल्शियम की ज्यादा मात्रा जरूरत पड़ती है? कब? जब हमारे शरीर का विकास होता रहता है। जैसे कई स्थिति है, छोटा सा बच्चा है तो उसके हड्डियों और दांतों का विकास ज्यादा होगा, तो उसको कैल्शियम की आवश्यकता क्या होगी? ज्यादा होगी। अवशोषण ज्यादा चाहिए, अवशोषण ज्यादा होगा तब है ना। और जो बाल्यावस्था में बढ़ते हुए बच्चे हैं उनको चाहिए। जो दूध पिलाने वाली महिलाएं हैं, स्तन्य जन्म, ठीक है, तो उनको भी चाहिए। शिशु काल में, बाल्यावस्था में, गर्भवती महिला को और स्तन्य काल में ये जो अवशोषण है ये क्या होता है? बढ़ जाता है अपने आप, ठीक है, ये बढ़ जाता है। और देखिए, कुछ हम लोग पढ़े थे कि विटामिन डी जो है, विटामिन डी कैल्शियम को अवशोषित कराता है, कराता है। तो अगर विटामिन डी है हमारे शरीर में पर्याप्त है तो कैल्शियम का अवशोषण ज़्यादा होगा। अगर विटामिन डी की कमी हो जाती है तो कैल्शियम का अवशोषण कम होता है, तभी हमें हड्डी वाली बीमारी हो जाती है, हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। पढ़े हैं हम लोग, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोमलेशिया और रिकेट्स नामक रोग, ठीक है। तो विटामिन डी, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये सब अगर हमारे शरीर में अगर हम पर्याप्त मात्रा में लेते हैं, प्रचुर मात्रा में लेते हैं, प्रोटीन लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट लेते हैं और विटामिन डी की मात्रा अगर हमारे शरीर में पर्याप्त है, तो कैल्शियम का अवशोषण ज़्यादा होगा कि कम होगा? ये सब बढ़ाते हैं, ये सब क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। तो कैल्शियम के अवशोषण को ये सब क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। तो अगर हमारे शरीर में विटामिन डी है, विटामिन डी जो है कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है, कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। प्रोटीन लिए, कार्बोहाइड्रेट लिए, तो ये सब कार्बोहाइड्रेट के ये सब कैल्शियम के अवशोषण को क्या करते हैं? बढ़ाते हैं, ठीक है। अब देखिए होता क्या है, अधिक अगर हम फास्फोरस वाला भोजन कर लिए, फास्फोरस वाला भोजन का मतलब अंडा, दूध, मछली ज्यादा खा लिए, ज्यादा फास्फोरस वाला भोजन खा लिए, तो कैल्शियम का अवशोषण कम हो जाएगा। इसका मतलब क्या समझे? इसका मतलब ये है कि हमें फास्फोरस, अपने हड्डियों को मजबूत करना है तो फास्फोरस वाला भोजन ज़्यादा नहीं करना होगा। हम फास्फोरस वाला भोजन ज़्यादा कर लेंगे तो हमारी हड्डियां मजबूत हो जाएंगी कि कमज़ोर हो जाएंगी? कैल्शियम का अवशोषण कम होगा, तो कैल्शियम का अवशोषण कम होगा तो हमारे शरीर को कैल्शियम कम मिलेगा, तो हमारी हड्डियां क्या होगी? कमजोर हो जाएगी। तो हमें ज्यादा फास्फोरस वाला भोजन करना चाहिए, फास्फोरस युक्त भोजन हमें ज्यादा नहीं करना चाहिए। क्योंकि फास्फोरस हम ज्यादा ले लेंगे तो कैल्शियम का अवशोषण घट जाएगा, तो हमारी हड्डियां क्या हो जाएंगी? कमजोर हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? कमजोर हो जाएंगी, ठीक है। अब देखिए, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो
कैल्शियम के अवशोषण में बाधा उत्पन्न करते हैं। मतलब कहते हैं हम तुमको अवशोषित नहीं करने देंगे। कुछ दुष्ट भी रहते होंगे ना, बेचारा प्रोटीन तो अवशोषित करवाना बढ़ा दिया, कार्बोहाइड्रेट तो बढ़ा दिया, विटामिन डी तो बढ़ा दिया। कुछ खुरापाती भी होंगे ना, जैसे आप क्लास होता है तो क्लास में सभी बच्चे तो अच्छे से पढ़ते नहीं, कुछ के दिमाग में खुरापाती बच्चे होते हैं। घर में भी देखते हैं सभी लोग अच्छे से तो होते नहीं, एक आध तो खुरापाती रहते हैं। नहीं होंगे तो गांव में होते होंगे ना। तो कुछ ऐसे खुरापाती होते हैं जो कैल्शियम के अवशोषण को रोकते हैं, कहते हैं कि तुमको हम अवशोषित नहीं करने देंगे। तो वो कौन करता है? ठीक है, अनाज में पाया जाता है फाइटेट्स। अनाज में एक पदार्थ पाया जाता है फाइटेट्स, ठीक है। और हरी सब्जियों में पाया जाता है ऑक्सलेट, ठीक है। ऑक्सलेट नामक पदार्थ पाया जाता है कहाँ? हरी सब्जियों में। और अनाज में पाया जाता है फाइटेट्स नामक पदार्थ। ये दोनों कैल्शियम के अवशोषण को रोकते हैं या कैल्शियम के अवशोषण में बाधा उत्पन्न करते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि कौन से पदार्थ ऐसे होते हैं जो कैल्शियम के अवशोषण में बाधा उत्पन्न करते हैं, तो कहेंगे फाइटेट्स। कहाँ पाया जाता है? अनाज में। अनाज जब हम खाते हैं तो उसके साथ फाइटेट्स मिलता है, ठीक है, रहता है, तो यह कैल्शियम के अवशोषण को रोकता है। और हरी सब्जियों में क्या मिलता है? ऑक्सलेट, ये भी अवशोषण को रोकता है। तो ये सब क्या है? कैल्शियम के अवरोधक, ठीक है। चलिए, तो हम लोग क्या देखें कि कैल्शियम का अवशोषण कहाँ होता है? छोटी आंत के ऊपरी भाग में 20 से 30% कैल्शियम ही भोज्य पदार्थों से अवशोषित होता है, बाकी जो रहता है मल मूत्र के साथ निकल जाता है। उसके अवशोषण को कौन प्रभावित करते हैं? शिशु काल में, बाल्यकाल में, गर्भावस्था में और स्तन्य काल में ज्यादा जरूरत पड़ती है, ठीक है। विटामिन डी, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट बढ़ा देते हैं कार्बोहाइड्रेट के अवशोषण को, और अनाज का जो फाइटेट्स है और हरी सब्जियों का ऑक्सलेट है वो क्या करता है? घटा देता है, बाधक है, ठीक है। चलिए।